नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है, जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपके एटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 जो है अपलोड कर दिया गया है, उसमें आपके 15 सेट था। इस 15 सेट को देखने के लिए आप लोग राइट हैंड में सबसे ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन को सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है, उसे ढूंढना है। तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की थी, तो ये भी ठीक है। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की जाती है पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, तो ये भी कथन आपका ठीक है कि भारत में जो है गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का भारत में जो प्रवेश हुआ है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ है। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा कथन आपके गलत है। कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। यह दक्षिण भारत में प्रचलित सामाजिक प्रथा थी, तो ये गलत है। यह मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, ये भी गलत है। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। और नेक्स्ट है कि यह दक्षिण भारतीय भूराजस्व व्यवस्था थी, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो सही कौन हो जाएगा? सी। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई किसान है और कोई साहूकार है, तो साहूकार ने जो है किसान को पहले ही पैसा दे देता है कि आप खेती कीजिए, उसके बाद जो कुछ आपका उत्पादन होगा आप मेरे पास बेचिएगा। ठीक है, आप लोग उससे बढ़िया उदाहरण समझ सकते हैं वर्तमान में कि जो ईंट भट्ठा वाला होता है, जो ईंट भट्ठा के मजदूर होते हैं, वो पहले ही पैसा ले लेते हैं किससे? ठेकेदार से। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं ददनी प्रथा, इसे बोला जा सकता है। लेकिन जो ददनी प्रथा ये कब प्रचलित ज़्यादा था, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में ज़्यादा प्रचलित था ददनी प्रथा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, तो आज़ाद दस्ता का काम क्या था? ठीक है, तो इसमें से बोला गया है कि आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था, मतलब कि कौन कौन सा काम शामिल था और कौन सा काम शामिल नहीं था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा काम आपके शामिल नहीं था। ठीक है, ये देखना है। तो साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, ये काम आपका था आज़ाद दस्ता का। अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, ये आपके शामिल नहीं था। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना, अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना ये था। रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री, कार्यालय आदि का विनाश करना, ये भी था। तो इसमें केवल आपका बी जो ऑप्शन है ये नहीं था। आज़ाद दस्ता था, इसका कार्य नहीं था। अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, आज़ाद दस्ता का ये काम नहीं था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, तो कब प्रदान करता है? 12 अगस्त 1765 को। कब प्रदान करता है? 12 अगस्त 1765 को। इसमें आपको ध्यान रखना है 1757 कौन सा युद्ध होता है? 1757 में कौन सा युद्ध होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और 1764 में कौन सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है। और
1865 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की जाती है और उस संधि के माध्यम से ही जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ले लेती है इलाहाबाद संधि के माध्यम से ही। तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को जो है अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना किसका राज्य का कर्तव्य है। तो आपको ध्यान रखना है उस समिति का नाम है स्ट्रेची समिति। उस समिति का नाम क्या है? स्ट्रेची समिति। और इस समिति का गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 1880 में किया गया था। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था तो त्रिपुरा और बंगाल। ये त्रिपुरा में शुरू होता है और शीघ्र ही आपके बंगाल में फैल जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और ये तेभागा आंदोलन था क्या? इसमें जो बटाईदार किसान थे उनके द्वारा बोला गया कि उत्पादन का 3 भाग खुद रखेंगे और 1 भाग आपके जिनका खेत है उन्हें देंगे। ठीक है, तो उन्हें बोला गया तेभागा आंदोलन। जो तेभागा आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कंपा राम और भवन सिंह। कंपा यहाँ पर लिख देते हैं, कंपा राम और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो किसका विरोध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो मूर्ति पूजा का किया गया था, बहुदेववाद का किया गया था, तंत्र मंत्र का किया गया था। जबकि पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत का विरोध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें मार्टिन लूथर बोला जाता है। नोट कीजिएगा, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्हें भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो क्रिस्टोदास पाल को बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो सर्वप्रथम सतारा का विलय होता है। सतारा का विलय कब होता है? तो 1848 में होता है। कब होता है? 1848 में होता है। उसके बाद जैतपुर का विलय कब करता है डलहौजी अपने राज्य में? तो 1849 में करता है। जो झांसी है इसे कब करता है? तो झांसी को 1853 में करता है। कब करता है? 1853 में। अवध को कब करता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मडम लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की? मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 1863 में किया गया है। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? ए नेशन इन मेकिंग। किसके द्वारा लिखा गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन में 1878 नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया? तो बिहार में जो है किस वर्ष प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो 1860 से 1862 में जो है बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। प्रथम ट्रेन है ये कब चली थी? तो 1853 में चली थी और बम्बई से थाने के बीच में चली थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में, तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है किन क्रांतिकारियों को आपको फांसी दी गई थी? तो इसमें ध्यान रखना है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। किसे? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और जो प्रफुल्ल चाकी हैं इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार लिया था। जो मुजफ्फरपुर बम कांड था इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों शामिल थे, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। ये मामला क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से जो बम है कनेडी की पत्नी की जो गाड़ी था उस पर फेंक दिया गया और उसमें कनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। लेकिन मकसद था किसकी हत्या करना? तो किंग्स फोर्ड की हत्या करना मकसद था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस वर्ष जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1934 में आपकी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किस वर्ष ब्रिटिश देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो सारे ऑप्शन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल नहीं था, तो देख लीजिए। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना ये तो था। अस्पृश्यता को दूर करना ये भी था। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना ये भी था। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना ये भी था। तो सारे के सारे आपके इसमें जो कथन है आपके सही है, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पहले बोला गया था गांधी जी के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 1930 में प्रारंभ होता है। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? 1942 में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। और इसमें ध्यान रखना है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यदुनाग थे। कौन थे? यदुनाग इसके नेतृत्वकर्ता थे। और बाद में जो यदुनाग हैं इनको गिरफ्तार कर ली जाती है ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। तो इसका नेतृत्व जो है यदुनाग की बहन के द्वारा किया जाता है, जिनका नाम क्या है? गैंडलिनू। क्या नाम है? गैंडलिनू। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना उपदेश घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम में, अगस्त प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। तो इसमें ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 को आया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसके
पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि दूसरे कौन है, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। और भारत में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और सेकेंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में जो है 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नोट कीजिएगा दोनों चीज़, सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। क्रांति का अमर संदेश, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया है? तो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शिव पूजन सहाय के द्वारा क्रांति का अमर संदेश लिखा गया है। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो जो विजयनगर था उसका सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो कंदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कंदाचार कहलाता था। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और जो जोखी खाना, एक टकसाल विभाग कहा जाता था। जोखी खाना को जो है जोखी खाना था, इसे टकसाल विभाग बोला जाता था। उसके बाद है कर्णिक। ये कर्णिक कौन है? कर्णिक आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ये बहुत प्रोग्रेसिव जाति था। तो कर्णिक क्या था? तो कर्णिक के पास जो है जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज आपके किसके पास होते थे? तो कर्णिक के पास में होते थे। और कर्णिक और ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई भी चलता है इसी के चलते। उसके बाद है कुंदी। कुंदी जो है वो एक कृषक मजदूर थे जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाते थे। ठीक है, क्या थे? एक कृषक मजदूर था। आपको ध्यान रखना है कि कुंदी क्या थे? एक कृषक मजदूर थे। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो आप सभी लोग इसका ऑप्शन सोचिए कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कुछ लोग कन्नौज बोल रहे होंगे, लेकिन ये कन्नौज नहीं होगा। क्या होगा? सरहिंद का युद्ध होगा। ठीक है, सरहिंद का युद्ध होगा। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था। और आपको ध्यान रखना कि सरहिंद के युद्ध के माध्यम से वापस हुमायूं भारत में प्रवेश करता है। चौसा का युद्ध कब होता है? तो जो चौसा का युद्ध है 1539 में लड़ता है। देवरा का युद्ध कब लड़ता है? तो 1531 में देवरा का युद्ध लड़ता है। और जो कन्नौज का युद्ध कब लड़ता है? कन्नौज या बिलग्राम बोला जाता है, ये कब लड़ता है? 1540 में लड़ता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे जो है भारत का सादी कहा गया? निम्नलिखित में किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को। किसे? अमीर हसन को। जिनको लगता है कि हम थोड़ा स्लो हैं तो आप लोग YouTube के सेटिंग में जाइएगा और वहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वहीं पर सेटिंग में क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर इसका स्पीड को आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन को। किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना है कि जो बाबर है इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो काबुल में स्थित है। जो बाबर है इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। उसके बाद ये जहांगीर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में लाहौर में स्थित है, रावी नदी के किनारे। तो बाबर और जहांगीर का जो मकबरा है यह भारत में स्थित नहीं है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का था? उसका नाम क्या है? तो संसब उसका नाम है। क्या नाम है? संसब उसका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाही, ध्यान रखना है कि अकबर द्वारा चलाया गया सोना का सिक्का था जो गोलाकार था। जो इलाही है ये अकबर के द्वारा चलाया गया सोना का सिक्का था जो आकार में कैसा था? गोलाकार था। उसके बाद है जलाली, चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का था। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो जलाली भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद है रुपया, शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। रुपया जो है शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसमें से गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंच मकार धारण करने का आदेश दिया था, तो ये ठीक है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया, ये भी ठीक है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया, ये भी ठीक है। इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लबन पद्धति का प्रारंभ करवाया, ये आपके गलत है। ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये गुरु अमरदास के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गुरु अमरदास के द्वारा करवाया गया था, जो सिख के तीसरे गुरु थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो है लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हल के लिए। किसके लिए? हल के लिए। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? क्षणिकवाद मतलब क्षणिक सुख। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो बौद्ध धर्म से जो है क्षणिकवाद का संबंध है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में जो है हमेशा मध्यम मार्ग ही रखिए, क्योंकि मध्यम मार्ग ही सबसे बेहतर मार्ग होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? ये भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है, जहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य है, इसके बारे में देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तो ये आपकी गलत है। देखिए सारा कुछ सही है, लेकिन ईस्वी यहाँ पर गलत लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में हुआ था। 321 BC में हुआ था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मौर्य शासकों का जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मौर्य शासकों का उल्लेख जो है जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में है, तो ये भी ठीक है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेख में अरमाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका गलत है, तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इसमें से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों तीर्थंकर का नाम जो है ऋग्वेद में वर्णित है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध जैन धर्म से है। चोलकालीन उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक है, सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है,
ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, तो ये तो ठीक है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति की जो आयु है 30 से 70 के बीच होनी चाहिए, ये गलत है। जो व्यक्ति की आयु है 35 से 70 के बीच में होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो किसके द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है? तो विसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो नेपोलियन है और यूरोप का नेपोलियन में क्या अंतर है। भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त है और यूरोप का नेपोलियन में क्या अंतर है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त यूरोप के नेपोलियन से श्रेष्ठ दिखता है। तो किस प्रकार से श्रेष्ठ दिखता है, आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है कि कदम राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो कदम राज है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है और इसमें से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, तो ये ठीक है। कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये भी ठीक है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये भी ठीक है। तो तीनों को तीनों ऑप्शन आपका ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य है? इसमें से कौन सा जो कथन दिया गया है वो आपकी गलत है, तो देख लीजिए। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, तो सही बात है, आत्मा की मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो है संघ में, बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, तो ये भी कथन ठीक है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, तो नहीं प्रदान की जाती थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी आपका गलत है, बाकी ए बी सी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से गलत कथन को ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। एक साइड लेखक है और पुस्तक है। तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी के राइटर के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी इसके बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है। भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल बुक है टॉलमी के द्वारा लिखा गया है, तो ये ठीक है। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, ये भी ठीक है। चचनामा अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ठीक है। जो चचनामा बुक है इसमें जो है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए आपकी गलत है। निम्न में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? निवास की स्वतंत्रता शामिल है, सम्मेलन की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, व्यवसाय की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी आपके शामिल है। तो सारे के सारे कथन आपके शामिल हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है, और 6 प्रकार की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक बार नोट कर लीजिएगा सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहला है भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन की स्वतंत्रता, चौथा है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 आपके हैं, ये 6 आपको लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस आर्टिकल में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 19 में है। ये आपके फंडामेंटल राइट है, ठीक है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल होता है? तो किसके समतुल होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है
कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समतुल्य भी होता है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण जो है संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का जो है सेकेंड राजभाषा कौन है? बिहार का जो है सेकेंड राजभाषा कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किस में किया गया है? अवसर की समानता, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो अवसर की समानता है ये फंडामेंटल राइट है और इसका जो उल्लेख कहाँ पर किया गया है? इसका जो उल्लेख आपके प्रस्तावना में भी किया गया है। कहाँ पर? प्रस्तावना में भी किया गया है। तो मूल अधिकार एवं प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवसर की समानता फंडामेंटल राइट में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो किसमें शामिल है? तो डीपीएसपी में शामिल है। किसमें शामिल है? डीपीएसपी में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है? डीपीएसपी में किस आर्टिकल में है समान नागरिक संहिता? तो अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? तो विधान परिषद जो है वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है? तो पहला तो बिहार और बिहार का भाई उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें देख लीजिए तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पूछा गया है कि राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, तो कोई भी कथन आपके इसमें गलत नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा याद रहा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और जो आपके यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके विधानसभा के ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा है उसके ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। जबकि जब महाभियोग होता है तो उसमें जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो आपकी वोटिंग नहीं करते हैं महाभियोग में। तो लोकसभा और राज्यसभा के तो मेंबर आपके वोटिंग करते हैं, जबकि राज्य विधान ये तो शामिल होते ही नहीं है। तो राज्य विधानसभा के आपके जो मेंबर हैं या आपके जो महाभियोग चलेगा उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर ध्यान से फिर से बोलते हैं कि जब महाभियोग प्रक्रिया चलती है तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं, जबकि चुनाव में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में केवल आपके इलेक्टेड मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। जो चुनाव जीत के आते हैं केवल वही मेंबर आपके वोटिंग करते हैं, जबकि महाभियोग प्रक्रिया में जो मनोनीत होते हैं वो भी आपके वोटिंग करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में नहीं है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है। जबकि कैबिनेट, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद जबकि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? फिर से देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी तत्व जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? इसका उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में इसका उपबंध किया गया है।
डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राज्यों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% कर दी गई है? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये बताया गया है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक आपके मंत्री नहीं बन सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित। तो 91 आपके किसी में नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 91वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा या से नहीं है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा या से नहीं है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो है, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये भी है, जबकि परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य में जो है विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। तो जो विधान परिषद है उसका गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, ये आपके गलत है। लोकसभा के साधारण बहुमत एवं संबंधित राज्य विधान सभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, ये भी गलत है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा, तो सी ऑप्शन तो आपका ठीक है। और डी देख लीजिए, लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, ये आपकी गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? जो भारत के महान्यायवादी हैं उनके संबंध में कौन सा कथन आपकी गलत दिया गया है? तो देख लीजिए, वह लोकसभा में बोल सकते हैं, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये लोकसभा में बोल सकते हैं और लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये भी ठीक है। और लोकसभा की जिस समिति का सदस्य हैं उसमें बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वह लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, तो गलत बात है, ये लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना बात रख सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? जो बोहरा समिति है इसका गठन राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं हुई है, अब तक एक बार भी नहीं हुई है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि भारत में जो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। भारत में जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत कितने बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है। कब कब लगाया गया इसे नोट कीजिएगा, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो 3 बार आपकी भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्यपाल जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर से बोलते हैं, अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? सहारा, कालाहारी, बैउदा, ये तीनों आपके अफ्रीका में स्थित है, जबकि जो मोजावे है ये आपके अमेरिका में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? आप सभी लोग मैप में से देख लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का
स्थल अवरुद्ध देश कौन सा? स्थल अवरुद्ध बोलने का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, ठीक है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती उसे लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन से देश हैं? तो बोलिविया है और पराग्वे है, उरुग्वे और कोलंबिया आपकी इसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो A+C हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एस्किमो, जो एस्किमो जनजाति है ये कहाँ पर मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका में मिलती है। उसके बाद है माओरी, माओरी कहाँ पर मिलती है? न्यूजीलैंड में। बुशमैन अफ्रीका में। सेमांग मलेशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 2 4 3 1 2 4 2 4 3 1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल वे उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल संधि जो है इंग्लिश चैनल वे उत्तरी सागर को जोड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोबर जल संधि। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो विश्व का सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। और भारत का स्थान तीसरा है, भारत का स्थान इसमें तीसरा है। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? गोपालगंज, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है जो बूढ़ी गंडक है इसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो पश्चिमी चंपारण में जो बूढ़ी गंडक है इसकी लंबाई सबसे अधिक है। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? आप सभी लोग जाके पहले से मैप में देखिए, इस लोकेशन को जाके मैप में देखिए जहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। आप सभी लोग मैप में देखिए, उसके बाद इसका उत्तर लगाइएगा। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा जो है, फिर से बोलते हैं, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई जो है पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो किसकी करती है? पूर्णिया की करती है। पूर्णिया देखिए आप घुसा हुआ महसूस होगा, ठीक है, पूर्णिया, उसका पूर्णिया के नीचे में कटिहार है और कटिहार के ऊपर में देखिए किशनगंज होगा। जो किशनगंज है उसकी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती होगी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग मैप में देख लिए होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार में जो है सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार में जो है सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। और बिहार में सर्वाधिक पाइराइट किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? तो रोहतास और कैमूर में, रोहतास और कैमूर में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है गोपालगंज का है। किसका है? गोपालगंज का है। यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? तो 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है। किसका? मुंगेर का। मुंगेर का कितना है? तो 876 है। कितना है? 876 है। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है सबसे कम समस्तीपुर में है और सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पटना में है। सबसे कम समस्तीपुर में है और सबसे अधिक आपके पटना में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कितना हुआ है? 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है। अगर आपसे पूछ देगा कि बिरछा आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो बिरछा आवरण में जो है 721 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ये आपके क्या है? ये आपके वनावरण है। अब पूछेगा बिरछा आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 721 वर्ग किलोमीटर 0.76%। और आपका जो वनावरण है इसमें कितना वृद्धि हुआ है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर जो 0.22% है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो उत्तर पूर्वी भारत सम्मिलित है, जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित है, उत्तराखंड और कच्छ का रण भी आपके सम्मिलित है और बिहार के कुछ भाग भी आपके जो है भूकंप जोन 5 में आता है।
तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो पालकोंडा पर्वत है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पालकोंडा और बेलीकोंडा ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जो कोलदाम परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है और इसकी लंबाई कितना है? तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शून्य रेखा कहलाती है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को जो है शून्य रेखा बोला जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा जो है उसे शून्य रेखा बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है? तो जो आपके मानक समय की लाइन है भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? जो भारत का मानक समय है, भारत का जो मानक समय कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय बोला जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, जबकि झारखंड से नहीं गुजरती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? तो पछुआ पबने हैं। क्या है? पछुआ पबने हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक की चोटी किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है अंजुला द्वीप। अंजुला द्वीप स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र तट पर, गुजरात तट पर, गोवा तट पर, तमिलनाडु तट पर। तो जो अंजुला द्वीप है ये गोवा तट पर स्थित है। कहाँ पर? गोवा तट पर आपके स्थित है। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो ये ठीक है। निम्न आश्रिता अनुपात, ये गलत है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये भी गलत है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य बल, तो ये भी आपका ठीक है। तो 1 और 4 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड, जो ट्राइफेड है इसका गठन कब किया गया था? तो ट्राइफेड का गठन 1987 में किया गया था। और जो ट्राइफेड है इसका काम क्या है? तो जनजातियों को जो है, जो जनजातीय सामान बनाते हैं उनके सामान का बेहतर मूल्य दिलवाना ट्राइफेड का मूल काम है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो विद्युत, खनन, विनिर्माण शामिल है, जबकि निर्माण आपके शामिल नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार ठीक है बोल देते हैं, ठीक से नहीं है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया है? तो 2010 में अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 2010 में अपनाया गया है। 15 जुलाई 2010 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने IIT गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा जो है डिजाइन किया गया रुपया को अपनाने की घोषणा की गई थी। बजट एक लेख पत्र होता है। बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय
नीति का? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। अच्छा प्रश्न है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है, तो किसे किसे ऋण उपलब्ध करवाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र के उद्योगों को, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को, इन दोनों को आपके ऋण उपलब्ध करवाता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? ये नया वाला रिपोर्ट आया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 55.3% जो आबादी है शहरों में निवास करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपोर्ट किसका है? तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आया था हाल ही में जो है, और इसमें बताया गया कि 55.3% जो लोग हैं शहर में निवास करते हैं पूरे दुनिया में। चालू खाता घाटा क्या होता है? चालू खाता घाटा क्या होता है? तो देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण जो घाटा होता है उसे चालू खाता घाटा बोला जाता है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? फिर से देखिएगा, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो 1,37,460.94 करोड़ रुपये हैं। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा देश जो है अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयातक स्रोत था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आयातक है, निर्यातक नहीं, ठीक है। कौन सा देश जो है अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयातक स्रोत था? तो कौन था? चीन था। अगर बोलेगा निर्यातक कौन था तो अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा निर्यातक, और आयातक बोल रहा है तो चीन हो जाएगा। हम लोग सबसे अधिक जो प्रोडक्ट है किस देश से मंगाते हैं? तो चीन से मंगाते हैं। और सबसे अधिक सामान हम किस देश में भेजते हैं? तो अमेरिका में भेजते हैं, ठीक है। कहाँ पर? अमेरिका में भेजते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को, केंद्रीय सरकार द्वारा जो है राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में जो है कार्बन रड का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर आपका ई होगा, और इसका कारण आप लोग जरूर ढूंढिएगा, ठीक है। इसका उत्तर तो ई होगा। जैसे कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, ये हमें पता है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये भी जानकारी है। लेकिन ये दो ऑप्शन दिया गया है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इसे आप लोग चेक कीजिएगा। लेकिन इसका उत्तर तो आपका ई होगा, ठीक है। इसका जो कारण है कल आपके जो कल का वीडियो आएगा उसमें हम बता भी देंगे। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है।
और उसके बाद है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। यहाँ पर लिख देते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो सेल्सियस 0, 100, फ़ारेनहाइट 32 -32 और 180। जो सेल्सियस आपका, सेल्सियस की जगह पर आप लोग 50 रख लीजिएगा और इसे सोल्व कर लीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, तो 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा युग्म आपका जो है सही सुमेलित है, तो देख लीजिए। हींग क्या है, हींग एक जड़ है, तो सही है, एक हींग जड़ है। रबड़ क्या है, रबड़ फूल है, तो रबड़ आपकी तना है। कुनैन क्या है, कुनैन छाल से मिलता है। अफीम छाल है, ये गलत है। अफीम क्या है, फल है। क्या है, फल है। तो केवल ए ऑप्शन आपका सही मैच है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया गया है किस जीव में जो है बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो स्तनधारी में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, कॉन्ड्रीकाइटस में पाया जाता है, जबकि उभयचर में नहीं पाया जाता है। जबकि उभयचर में जो है बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बारूद में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूक से, कुत्ते के काटने से। तो पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए जो है नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियोन का प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रोल है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम जो है ऑयल ऑफ विट्रोल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किस रासायनिक का नाम जो है ऑयल ऑफ विट्रोल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं। फिटकिरी में जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो 48। कितने, 48 पाए जाते हैं फिटकिरी में हाइड्रोजन के परमाणु। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है, तो लाइकोपीन उसका नाम है। अच्छा प्रश्न है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है, लाइकोपीन उसका नाम है। डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है, तो डीएनए है किस में पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है। किस शैवाल का प्रयोग जो है आयोडीन बनाने में किया
जाता है तो फ्यूकस शैवाल का प्रयोग जो है आयोडीन बनाने में किया जाता है। फिर से बोलते हैं, फ्यूकस शैवाल का उपयोग जो है आयोडीन बनाने में किया जाता है। निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग जो है ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन बोला जाता है? तो फ्लोरीजेंस हार्मोन को जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन बोला जाता है। जबकि साइटोकाइनिन को जो है बौने पौधों को लंबा करने वाला हार्मोन बोला जाता है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है बौने पौधों को लंबा करता है। उसके बाद है एथिलीन, जो एथिलीन है एक मल हार्मोन जो गैसीय रूप में है, एक मल हार्मोन जो गैसीय रूप में है। उसके बाद है टाउमेटिन, इसका निर्माण जो है घायल कोशिका में होता है, टाउमेटिन। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होती है? तो केचुए में जो है 5 जोड़ी हृदय होती है। कितनी जोड़ी? 5 जोड़ी हृदय होती है। जो लोग 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो उनकी आरबीसी की मात्रा जो है बढ़ जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है उनके जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है कि अग्राशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्राशय की गामा कोशिका से जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आपके स्रावित होता है। अगर बोल देगा कि बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है, यूके में स्थित है। इसमें ध्यान रखना है कि भारत के 3 यूनिवर्सिटी को जो है शीर्ष 500 में स्थान मिला है। तो उसमें पहला कौन है? आईआईसी बेंगलुरु। दूसरा है आईआईटी रोपड़। तीसरा है आईआईटी इंदौर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जो है कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई का वैक्सीन है? तो कौन है? कॉर्बेवैक्स है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है। तो सकल घरेलू उत्पाद का
3.8% अनुमानित है। 3.8% अनुमानित है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो पीएनबी बैंक ने एक ऐप को लॉन्च किया है। पीएनबी बैंक ने एक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, क्योंकि जो पर्यटन है पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में जो है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किसे बनाया गया था? भव्या लाल को बनाया गया था। भव्या लाल को। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान में जो है गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो फ्रांस ने जो है पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो जनवरी 2022 में फिलीपींस जो है बाल विवाह को अवैध बना दिया है। किसने? फिलीपींस ने। हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो कौन बन गया है? एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा। हाल ही में हुए निर्धन में निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके व्यक्ति का नाम है और एक साइड आपके संबंधित क्षेत्र है। जो रोहित सरदाना है इनका संबंध पत्रकारिता से, जो रोहित सरदाना है इनका संबंध पत्रकारिता से था। ये किस टीवी चैनल में काम करते थे? तो जब इनका डेथ हुआ तो आज तक चैनल में ये काम कर रहे थे। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी ये आपके सितार वादक थे। चंद्रो तोमर ये शूटिंग से इनका संबंध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं, उनका नाम क्या है? फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडेन है। कौन है? हंटर बाइडेन है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अनफिनिश्ड ए मेमोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है अनफिनिश्ड ए मेमोरी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो एप्पल कंपनी बन गई है बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 के बाद। ठीक है, 2030 के बाद। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 के बाद बन जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया की पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है सामिया सुलूह हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन उनका नाम है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण ग्रह पर। किस ग्रह पर? अरुण ग्रह पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक्स किरणें के उत्सर्जन की खोज की है। अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इसमें ध्यान रखना है कि ये चाड के राष्ट्रपति थे जिनकी मौत हो गई FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए। ये चाड के राष्ट्रपति थे। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था इदरिस डेबी। का नाम था? इदरिस डेबी इनका नाम था। एक चाड झील है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो चाड झील है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उप विजेता कौन रही हैं? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उप विजेता कौन रही हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन रही हैं? कैरोलिना प्लिस्कोवा। कौन रही हैं? कैरोलिना प्लिस्कोवा रही हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पुरुष एकल का विजेता कौन रहे हैं? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से संबंध है। और कैरोलिना प्लिस्कोवा इनका संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य से इनका संबंध है। और महिला एकल का विजेता कौन रही थी? तो एस्ले बाल्टी। ये तो उप विजेता है। और विजेता कौन रही थी? तो एस्ले बाल्टी। एस्ले बाल्टी किस देश की हैं? तो जो एस्ले बाल्टी हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले बाल्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट के नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरबानी को सम्मानित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो कितना राशि आपके प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए आवंटित किया गया है? तो 64,180 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। 64,180 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो ब्राज़ील को हराकर जीता है। जो आपकी कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे। कौन थे? लियोनेल मेसी थे। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान जो है नोएडा में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार में वर्तमान में कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? तो 13 चल रही। कितने चल रही है? 13। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो कितना था? 34,314 रुपया। 34,314 रुपया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के अस्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था?
तो 34,314 रुपया। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 1,91,956.67 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को दिया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन है? तो पैरासाइट है। कौन है? पैरासाइट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है तान्हाजी है। कौन है? तान्हाजी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देख चुके हैं, अक्षय कुमार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो दीपिका पादुकोण। किस मूवी के लिए? छपाक के लिए। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप सभी लोग सोल्व कीजिएगा। इसका उत्तर हम बता देते हैं। डी इसका 141 का डी होगा, 142 का सी, 147 बी, 147 बोल दिए क्या? 143 का सी, नहीं बी, ठीक है। 143 का बी, 144 डी, 145 ए, और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ वाला पीडीएफ को। और 146 का बी, 147 सी, 148 बी, 149 ए, 150 ए। तो टोटल हमने 140 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आप लोगों ने 10 क्वेश्चन मैथ को सोल्व किया। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।